गाइस, आई एम CS कशिश रचवानी। और गाइस, आप लोगों ने मेरी CS CET की पहली वाली वीडियो देखी होगी। तो आज हम लोग अपनी सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल बीच में छोड़ा था, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो कल हम लोगों ने बेसिक डिमांड के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के बारे में पढ़ा था, और एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे के डिमांड के ही टॉपिक्स। गाइस, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो देखिए, क्योंकि ऐसे आप लोग का अच्छे से रिवीजन नहीं होगा और ऐसे आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे। कंटिन्यू पूरे देखोगे तभी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर्ड किया है। अच्छा, मैंने कल क्या बताया था? लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्या बताया था? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, वो कभी भी ये नहीं बताता कि 10% डिमांड बढ़ने पे कितनी 10% प्राइस बढ़ने पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी कम, प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा, लेकिन कितनी वो नहीं बताता, और उस चीज को मेजर नहीं किया जाता लॉ ऑफ डिमांड में। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलता है कि मैं मेजर करके बताऊंगा कि कितने % प्राइस के बढ़ने पे कितने % क्वांटिटी कम होती है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू चेंजेस वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड। इसने बोला यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं प्राइस नहीं देख रहा, जबकि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस देख रहा था। ये बोलता है मैं सिर्फ प्राइस नहीं देखूंगा, मैं सारे फैक्टर्स देखूंगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहीं नहीं बोला कि मैं प्राइस देख रहा हूँ, यहाँ पे कहीं नहीं बोला कि मैं सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रख रहा हूँ। इसलिए बोला ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल चेंज हुआ तो हमारी डिमांड चेंज हो सकती है। इट एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डिमांड। मैग्नीट्यूड मतलब जो मेजर कर सकता है, जबकि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डायरेक्शन बताता है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। जबकि ये क्या है? क्वांटिटेटिव है। ये क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड, परसेंटेज ऑफ चेंज बता रहा है। तो अच्छे से आया होगा। आगे देखते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम जो इलास्टिसिटी है उसने बोला कोई भी फैक्टर्स हो सकता है। इस वजह से हमने इलास्टिसिटी को भी 3 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर MCQs है। तो 3 पार्ट कौन से है? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। वापस प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। गाइस, अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आप लोग को नाम से ही पता चल गया हो। प्राइस की वजह से जो डिमांड में चेंज आ रहा है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। उस चीज को मेजर करना क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम की वजह से जो डिमांड में चेंज आ रहा है, उस चीज को मेजर करने में क्या होता है? इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि क्रॉसली डिमांडेड करे जाते हैं, उस चीज को मेजर करना क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी। तो आ जाओ आगे एक एक। प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेस्पॉन्सिव ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। कल भी मैंने आपको बताया था, प्राइस की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है तो उसको डिमांड नहीं, उसको क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। Quantity demanded to change in price of the commodity. It is assumed that consumer income, taste, preference और all other things are steady. मतलब वो constant रहेंगे। Guys, मैंने इलास्टिसिटी में क्या बोला था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन उसके अंदर है ना प्राइस इलास्टिसिटी, और प्राइस इलास्टिसिटी सिर्फ प्राइस की वजह से होगी। ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट याद रखना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला? ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन स्टेडी। आ जाओ, फॉर्मूला भी हो गया। देखो, फॉर्मूला लर्न करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और कई बार लर्न रहता भी नहीं है कि ऊपर मैं क्वांटिटी लिखूं या प्राइस लिखूं, क्या लिखूं, ध्यान ही नहीं रहता। तो ऐसे में प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन याद रखना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब किसकी वजह से चेंज हो रहा है? प्राइस की वजह से। किस में चेंज हो रहा है? क्वांटिटी में। तो बेस क्या हुआ हमारा? प्राइस हुआ। तो नीचे आएगा प्राइस, ऊपर आएगा क्वांटिटी डिमांड। नीचे आएगा प्राइस, ऊपर आएगा क्वांटिटी डिमांडेड। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब परसेंटेज
डिमांडेड कैसे निकलेगा? लाइक मान लो चेंज बोल रहा है यहाँ पे, मान लो पहले मैं कोई चीज की डिमांड कर रही थी 5 यूनिट्स, ठीक है, एकदम से उसकी प्राइस गिर गई, एकदम से उसकी प्राइस गिर गई तो डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे में मैंने 8 यूनिट डिमांड करने की इच्छा रखी, 8 यूनिट्स डिमांड करने की इच्छा रखी। तो ऐसे में क्या हुआ, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ गई, कितनी, 5 से 8 हुई। तो आएगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ध्यान से सुनना, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, क्योंकि बेस हमेशा ओरिजिनल पे होता है। ये तो हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे था इसलिए मैंने इसको उल्टा कर दिया। देखो ओरिजिनल प्राइस ऊपर है और चेंज इन प्राइस नीचे। कैसे लर्न करना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऊपर होता है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे है, नीचे की तरफ है, इसलिए उसको उल्टा कर देते हैं। तो उधर उस साइड क्या है, ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, वो उस तरफ नीचे था इसलिए उसको उल्टा किया तो चेंज इन ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को डेल क्यू भी बोलते हैं। तो एक और फॉर्मूला बना डेल क्यू अपॉन क्यू, क्यू का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, उधर आएगा P अपॉन डेल P मतलब चेंज इन प्राइस। ठीक है, और डेल की शेप आपने देखी होगी, जस्ट लाइक अ ट्राइंगल की शेप में होती है। अब हमने पढ़ा कि इलास्टिसिटी किसी भी वजह से हो सकती है। इलास्टिसिटी में भी 3 इलास्टिसिटी, प्राइस इनकम क्रॉस, प्राइस इनकम क्रॉस, बार बार इसलिए बोल रहे बार बार आप लोग को लर्न हुई। अब प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस की वजह से ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, उसके फॉर्मूला भी देख लिया। अब प्राइस इलास्टिसिटी भी हमारी काफी टाइप की होती है, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एक एक को पढ़ेंगे, 5 टाइप है, ध्यान से देखना, 2 परफेक्ट, 2 रिलेटिव और 1 यूनिटरी, 2 परफेक्ट, 2 रिलेटिव और 1 यूनिटरी। आ जाओ, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड पहले मैं अपने लैंग्वेज में आप लोगों को समझाती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन यहीं से निकल आ सकते हैं। जब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट है प्राइस, हमारी डिमांड कभी ये है, कभी ये है, कभी ये है, कभी ये है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। गाइस एग्जांपल ये है, आइसक्रीम, मुझे चोकोबार काफी अच्छी लगती है, तो 10 रुपए की चोकोबार आती है, 10 रुपए की चोकोबार आती है, तो गर्मी में क्या होता है, मैं 4 चोकोबार भी खा लेती हूँ, अच्छी लगती है यार, ठीक है 4 चोकोबार भी खा लेती हूँ दिन में। लेकिन सर्दियों में चोकोबार आती तो 10 रुपए की है, लेकिन मैं 2 ही खा पाती हूँ क्योंकि ठंड है। अभी ऐसा सीजन चल रहा है कि बाहर का कुछ नहीं खाना, तो एक भी नहीं खा पा रही हूँ। कहने का मतलब चोकोबार की प्राइस तो सेम है, लेकिन ड्यू टू द रीजन और सीजन वगैरह की वजह से हमारा क्या हो रहा है, डिमांड चेंज हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब ये शेप है इसकी, तो ये एक्स एक्सिस की क्या हुई, हॉरिजॉन्टल हुई, तो इसको मैं बोल सकती हूँ हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। तो आ जाओ, व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कॉज अ मेजर चेंज, ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा सा चेंज आया तो बहुत ज्यादा चेंज आएगा, इसलिए इसको कांस्टेंट रखा जाता है। व्हेन अ स्मॉल चेंज, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेंज नहीं होता, लेकिन डायग्राम में नहीं दिखाते, हल्का सा चेंज में बहुत ज्यादा चेंज दिखता है, थोड़ी सी प्राइस कम, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा, और थोड़ी सी प्राइस ज्यादा, बहुत कम क्वांटिटी, तो बहुत मतलब थोड़ा सा चेंज किया बहुत चेंज आएगा, तो ऐसे में हम लोग इसको प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं। तो व्हेन स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कॉज अ मेजर चेंज इन डिमांड, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डेफिनेशन अच्छे से देख लेना। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कभी डिमांड ये है, कभी ये है, कभी ये है, कभी ये है, हम इस चीज को मेजर नहीं कर पा रहे, इसीलिए इसको बोला जाता है ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कितना भी हो सकता है, और हॉरिजॉन्टल भी इसको बोला जाता है, और इसका कर्व आप देख ही रहे हो। अब आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसका कैसा है, इस टाइप का है। यहाँ पे क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। गाइस हमारे घर में दवाई आती है, ठीक है, कहीं है ना, कोई घर में कोई किसी को प्रॉब्लम होती है, लाइक शुगर, बीपी, किसी को प्रॉब्लम होती है जिसको डेली एक बीपी की गोली लेनी ही लेनी है। ठीक है, अब ऐसे में मान लो किसी के घर में कोई बीमार है, उसको एक गोली डेली लेनी है। अब गोली की जो प्राइस है वो इतनी है, तो भी एक लेगा,
अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो घर वाले ऐसे थोड़ी बोलेंगे आज से तू आधी गोली लेना चालू कर दे क्योंकि दवाई महंगी हो गई। नहीं नहीं यार, दवाई तो दवाई जितनी जरूरत है उतना ही लेगा, तो भी इतनी है। अगर प्राइस बिल्कुल कम हो जाए तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे तू 4 दिन की दवाई एक बार में ले ले, ऐसा भी नहीं बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब यह प्राइस कम हो, ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, बहुत कम हो, लेकिन हम एक गोली लेते हैं, एक ही गोली लेंगे, मतलब उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है। यहाँ पे प्राइस बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी फिक्स्ड है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है? इज वन व्हेन देयर इज नो चेंज प्रोड्यूस इन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विद चेंज इन प्राइस। डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए। परफेक्टली इनइलास्टिक की वजह से प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, सॉरी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस में तो बार बार आ रहा है, डिमांड में कोई नहीं चेंज आ रहा, इसलिए डिमांड हिल ही नहीं रही हमारी। तो इसलिए इसको बोलता है ED इज इक्वल्स टू जीरो, चेंज ही नहीं आ रहा, जीरो, ED इज इक्वल्स टू जीरो। वहां पे पता नहीं लगा पा रहे थे इसलिए ED इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बोला एग्जैक्ट वैसी ही है, तो ED इज इक्वल्स टू जीरो। और इसको वर्टिकल भी बोलते हैं क्योंकि ये शेप वर्टिकल होती है। अच्छा गाइस, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए तो हॉरिजॉन्टल है, वैसे वर्टिकल है। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड होता है कि प्राइस में अगर थोड़ा चेंज आएगा तो क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आएगा, प्राइस में थोड़ा चेंज आएगा तो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। एग्जांपल ले लो, बिग बाजार में जब सेल लगती है तो प्राइस क्या होती है? बहुत ही कम हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल जीरो पे या बिल्कुल नील पे तो प्राइस नहीं पहुंचती, कम होती है, ठीक है। लेकिन हमारे घर वाले सोचते हैं यार सस्ता मिल रहा है, शॉपिंग हो रही है, थोड़ी सी बिग बाजार वाले प्राइस क्या कम करते हैं, हमारे घर वाले क्या होते हैं ऐसे बेवकूफ हो जाते हैं और क्या करते हैं 1 महीने की जगह 3-3 महीने का सामान ले आते हैं। अब ऐसे में प्राइस थोड़ी सी क्या कम हुई, क्वांटिटी बहुत ज्यादा हुई। जहां हमें 1 मंथ का जो सामान लाना था वो हम 3 मंथ्स का लिया है, तो ऐसे में प्राइस में थोड़ा चेंज आया लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया। तो आ जाओ, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू द डिमांड व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज प्रोड्यूस इन डिमांड इज ग्रेटर, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आएगा देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, इसलिए इसको बोलते हैं ED या EP इज ग्रेटर देन 1। गाइस याद नहीं होगा ये कि है ना रिलेटिवली इलास्टिक में ग्रेटर देन 1 था या लेस देन 1 था। एक ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो E है ना इलास्टिसिटी, ये क्वांटिटी के बारे में बात करता है क्योंकि हम लोग मेजर क्वांटिटी को करते हैं, प्राइस तो बेस होता है, तो हम लोग मेजर किसको करते हैं? क्वांटिटी को करते हैं। तो E मतलब क्वांटिटी, 1 मतलब प्राइस, क्योंकि बेस प्राइस है इसलिए 1 मतलब प्राइस, E मतलब क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है तो ED इज ग्रेटर देन 1, क्वांटिटी में कम चेंज आ रहा है ED इज लेस देन 1। अब इसमें क्या है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है इसलिए हाईली इलास्टिक है। देखो नाम में ही हाईली इलास्टिक, प्राइस क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है तो ED इज ग्रेटर देन 1। और क्योंकि यहाँ पे प्राइस में थोड़ा चेंज आ रहा है लेकिन हमारा डिमांड का बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ है, तो इस शेप को बोलते हैं फ्लैट। इस शेप को क्या बोलेंगे? फ्लैट, याद रखना। अब आता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आता है लेकिन डिमांड में इतना ज्यादा चेंज नहीं आता। इसका भी एग्जांपल ले लो, सीजनल वेजिटेबल्स प्राइस कम हो जाती है एकदम से। जो चीज मान लो आपको कोई है ना, कोई वेजिटेबल है वो एकदम से 80 रुपीज पर केजी मिल रही थी, सीजनल में आपको 20 रुपीज केजी मिली, प्राइस में बहुत चेंज आया, 80 रुपए से 20 रुपए पे आ गई वो चीज। लेकिन हम लोग इतनी खरीदते नहीं है क्योंकि वो पैरिशेबल नेचर की होती है, खराब हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि टमाटो का सीजन में 80 से 20 रुपीज में मिल रहा है तो हम लोग उसको ले लेके रख दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। हम लोग उसको सीजनल उतना ही लेंगे जितने की हमें जरूरत है, या थोड़ा सा ज्यादा लेंगे लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं लेंगे कि हमारा पूरे साल भर का टमाटो हम लेके रख दे। तो दैट मीन्स प्राइस में काफी चेंज आया लेकिन क्वांटिटी में इसलिए चेंज आया क्योंकि वो पैरिशेबल नेचर के थे। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड इज 1 व्हेन द परसेंटेज शेप प्रोड्यूस इन डिमांड में कम चेंज आए इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और इसीलिए यहाँ पे क्वांटिटी में कम चेंज आया इसलिए ED इज लेस देन 1, ED इज लेस देन 1। और यहाँ पे ये ऐसे सीधा खड़ा बैठेगा क्योंकि प्राइस में बहुत चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में इतना आ नहीं रहा, तो इस तरीके का कर्व बना है और इसको बोलते हैं स्टीपर। इसको क्या बोलेंगे? स्टीपर। अब आते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जब प्राइस और क्वांटिटी में बराबर चेंज आए, जब प्राइस और क्वांटिटी में बराबर चेंज आए दैट इज यूनिटरी। यूनिटरी मतलब इक्विवेलेंसी, ठीक है, जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज क्वांटिटी में आ रहा है।
व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड प्रोड्यूस द सेम चेंज इन प्राइस, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। तो यहाँ पे दोनों बराबर है, इसलिए ED इज इक्वल्स टू 1। मैं बार बार ED इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हो सकता है। यहाँ पे EP है क्योंकि आप लोग के मॉड्यूल्स में EP दिया हुआ है, लेकिन ED भी आप यूज कर सकते हो। तो ED इज इक्वल्स टू 1। और इस शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रीजन यहाँ पे देखो जगह जगह पे रेक्टेंगल्स बन रहे इक्वल शेप के, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आ जाओ, क्विक समरी भी आ गई। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? इन्फिनिटी। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड 0। हाईली इलास्टिक ग्रेटर देन 1, लेस इलास्टिक लेस देन 1, यूनिटरी इक्वल्स टू 1। ये हमारे थे टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी में टाइप्स थे। अब आते हैं कुछ फैक्टर्स है जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हमारी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हमारी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होनी चाहिए। तो पहला होता है प्राइस। अगर हमारी प्राइस कोई चीज मॉडरेट प्राइस की है, मतलब मॉडरेट को एक बार छोड़ते हैं, पहले कॉस्टली लेते हैं और चीप लेते हैं। कोई चीज बड़ी सस्ती आती है, एलपीएल पे 1 रुपए की आती है, 1 रुपए से 1.5 रुपए की हो जाएगी, आपको फर्क पड़ेगा क्या? आप 2 एलपीएल पे रोज खाते थे और आप भी खाओगे, क्या फर्क पड़ेगा 50 पैसे? मतलब जो चीज बहुत ही सस्ती आती है, सॉल्ट 20 रुपए का आता है, 22 रुपए का हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसे नहीं कि नमक खाना ही छोड़ दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। कहने का मतलब जो चीज बड़ी सस्ती आती है उसकी डिमांड कभी चेंज नहीं होती, प्राइस बड़ी चेंज होती। तो ये क्या था? परफेक्टली इनइलास्टिक। थर्ड पॉइंट देखना, परफेक्टली इनइलास्टिक, प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है, लेकिन हमारी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। दूसरा, वेरी कॉस्टली, जो चीज बड़ी महंगी आती है, लाइक एप्पल आईफोन, ठीक है, एप्पल आईफोन 1 लाख रुपीज का आ रहा है, कल को 1,01,000 का हो गया, तो जो लेने वाला है वो 1 लाख में भी ले लेगा, 1,01,000 में भी ले लेगा, और जो नहीं लेने वाला है वो 1 लाख में भी नहीं लेगा। मतलब जिसको चाहिए वो चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है जो हम लोग अपनी प्रेस्टिजियस, अपनी शो ऑफ के लिए लेते हैं। तो भले ही महंगी हो, गोल्ड भले ही महंगा हो, लेकिन हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे डिमांड कम नहीं होती, जिसको लेना है वो लेगा ही लेगा। इसका मतलब ये भी क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक हुई। लेकिन मॉडरेट चीजें, जो हमारी डे टू डे मॉडरेट चीजें होती है, लाइक हम लोग नॉर्मल मोबाइल्स ले लो, या फिर और भी ऐसी जो चीजें जो हम लोग ज्यादा मूवीज देखते हैं, मूवीज मॉडरेट में आती है, ठीक है। तो ऐसे में मूवी की टिकट अभी बहुत महंगी हो गई, लॉकडाउन की वजह से मान लो महंगी हो गई, ठीक है। तो और कोरोना की वजह से सीटिंग अरेंजमेंट भी उनका चेंज हो रहा है, इसलिए टिकट्स महंगी हो रही है, तो कम लोग देखेंगे। तो ऐसे में हमारी डिमांड क्या है? इलास्टिक हुई, नॉट इनइलास्टिक, नॉट इनइलास्टिक। देखो हर चीज के पीछे रीजन होता है, वो रीजन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी कॉस्टली और वेरी चीप में जिसको लेना है वो लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइलास्टिक। लेकिन मॉडरेट में वो क्या होती है? फ्लक्चुएट होती रहती है, प्राइस की वजह से फ्लक्चुएट होती है, दैट इज इलास्टिक। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जियो महंगा होता जा रहा है, तो हम लोग क्या? वोडाफोन ले लेंगे। वोडाफोन महंगा होता जा रहा है तो जियो ले लेंगे। कहने का मतलब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो वहां पे हम लोग फ्लक्चुएट कर रहे हैं। जहां पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं वो इलास्टिक होता है, जहां पे फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं इनइलास्टिक। तो क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, तो वो क्या हुई? इलास्टिक। लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसी कोरोना की दवाई अगर बहुत महंगी भी है, उसकी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, तो वो चाहिए ही चाहिए भाई, बीमारी है, चाहिए चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। इनइलास्टिक, प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द कमोडिटी। जो चीज हमारी लाइफ की नेसेसिटी है, ठीक है, लाइक मेडिसिन, आप बोलोगे क्या महंगी है, मत लो, इनइलास्टिक, नहीं होगा फ्लक्चुएशन। कंफर्ट, अगर आज मान लो आप लोग पेट्रोल कॉस्टली होता जा रहा है, तो आप लोग कम गाड़ी भी चला सकते हो, कम घूम सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा वॉक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में हमारी डिमांड इलास्टिक हो गई। पेट्रोल महंगा हुआ तो हम लोगों ने कम गाड़ी चलाया, पैदल चलना कोशिश की, क्योंकि ऐसे में हमारी क्या हो रही है? एक्सरसाइज भी हो रही है। तो कहने का मतलब यह कि कंफर्ट में क्या होता है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से हम लोगों ने चेंज किया। लग्जरी, अब जरूरी थोड़ी है कि इतनी गर्मी है तो आप लोग एसी में ही बैठो सारा दिन, ठीक है, आप लोग कूलर में भी बैठ सकते हो। तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत बढ़ रहा है तो आप लोग अपनी डिमांड को चेंज कर सकते हो, एसी का सब्स्टिट्यूट यूज करके कूलर यूज कर सकते हो, मतलब इलास्टिक।
कंफर्ट और लग्जरी इलास्टिक, लेकिन नेसेसिटी, खाना तो खाना ही है भाई, तो पढ़ना तो पढ़ना ही है, तो इन इलास्टिक होती है वहाँ पे डिमांड। वहाँ पे आपको प्राइस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टाइम पीरियड, जो चीज़ हमें लॉन्ग शॉर्ट रन के लिए चाहिए, आज ले ले, कल से जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं ना, आज ही तो लेनी है, महंगी पड़ भी रही है तो क्या फर्क पड़ता है। ध्यान सुना, आज ही चाहिए मुझे वो चीज, ठीक है। छोटे नाम के लिए, लाइक डॉक्टर्स के पास हम लोग जाते हैं गाइस, तो हम लोग ये बोलते हैं कि यार कौन सा रोज रोज डॉक्टर को दिखाते हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना। मतलब आपको अगर डेली का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए तो आप लोग कभी कभी अगर वायरल में जाते हो डॉक्टर के पास, तो वहां पे आप प्राइस को इतना मैटर नहीं रखते, इसलिए लेस इलास्टिक, लेकिन थोड़े बहुत रखता है, इसलिए मैंने परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं बोला, लेस इलास्टिक बोला। लेकिन जो चीज आपको लंबे समय तक के लिए चाहिए तो वहां पे आप बार्गेनिंग ज्यादा करते हो, तो मोर इलास्टिक, वहां पे आप बार्गेनिंग ज्यादा करते हो, मोर इलास्टिक, ठीक है। हैबिट, जो चीज आपकी हैबिचुअल है, जिसको अल्कोहल पीना है वो तो पिएगा पिएगा, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इनइलास्टिक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। और जिस चीज की हमें हैबिट नहीं है, लाइक आप लोग अगर अभी लॉकडाउन में बैठे हो, चॉकलेट्स नहीं मिल रहे, हैबिट नहीं है, तो इलास्टिक कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस की वजह से फर्क पड़ता है। तो इलास्टिक मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीज हैबिचुअल है वो इनइलास्टिक है, प्राइस बढ़े कम होए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो उसको खरीदेंगे। लेकिन जो चीज़ हमारी नॉन हैबिचुअल है वो इलास्टिक है, अगर महंगी होगी तो हम कम खाएंगे चॉकलेट्स, और अगर सस्ती होगी तो हम लोग ज़्यादा खाएंगे। अच्छा, आजकल चॉकलेट्स भी कईयों की हैबिचुअल होती है तो उनके लिए नहीं चाहिए, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, अगर कोई इंसान आपके घर में नॉर्मल कोई भी घर मतलब नॉर्मल कोई भी पर्सन है, मान लो 30,000 रुपीज़ कमा रहा है, 30,000 रुपीज़ कमा रहा है, और 30,000 रुपीज़ कमाने वाले को बोलेंगे अरे सुनो तेरे को पता है नमक महंगा हो गया, 20 रुपये की जगह 22 रुपये का हो गया, वो कहेगा पागल है क्या, 20 के 22 ही तो है, ले आ। कहने का मतलब हम 30,000 रुपये कमा रहे हैं, 30,000 का अगर 20 रुपीज़ खर्च भी हो रहा है, तो अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो 20/30,000 इंटू 100, तो कहने का मतलब हमारा प्रपोर्शन बहुत ही कम है ना, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लेस इलास्टिक। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो 30,000 रुपये कमा रहा है और उसके मान लो कोई चाइल्ड है, वो स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ रहा है, अब स्कूल की फीस मान लो 10,000 रुपये, अब एकदम से बढ़ के 12,000 हुई, तो वो हमारी इनकम का बड़ा प्रपोर्शन है, लार्ज प्रपोर्शन है, तो वहाँ पे वो पर्सन सोचेगा कि अब मैं अपने जो चाइल्ड है उसकी स्कूल चेंज करा दूँ। क्यों चेंज करा दूँ? क्योंकि मेरी इनकम का बहुत बड़ा प्रपोर्शन पहले ही जा रहा था, 10,000 रुपये जा रहा था, अप्रॉक्स 33% जा रहा था, लेकिन अब और महंगा हो गया, स्कूल की फीस अगर बढ़ गई है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मतलब अगर लार्ज प्रपोर्शन है तो वो फर्क करेगा, तो हाईली इलास्टिक है, और अगर स्मॉल प्रपोर्शन है, छोटा मोटा प्रपोर्शन है, तो लेस इलास्टिक होगा। और कई बार इन इलास्टिक भी होता है स्मॉल प्रपोर्शन में। नेक्स्ट, वेरियस यूजेस, किसी चीज के बहुत सारे यूजेस है, लाइक मिल्क के बहुत सारे यूजेस है, कर्ड बना सकते हो, मिल्क पी सकते हो, है ना, छाछ बना सकते हो, लस्सी बना सकते हो, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं ना। तो अगर बहुत सारे यूजेस है, दूध महंगा हो जाए तो आप कम लोगे और सिर्फ उसको पीने के और टीवी के लिए यूज करोगे, उसका है ना कर्ड नहीं बनाओगे, उसकी स्वीट्स नहीं बनाओगे। तो कहने का मतलब जिस चीज के बहुत सारे यूजेस है, अगर वो चीज महंगी हो जाती है तो हम उसके यूजेस कम कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज के यूज ही एक है, पहले भी एक ही यूज था और आज भी एक ही यूज है, तो हम उसी चीज के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो अब वो महंगी भी होगी ना तो भी हमें वो एक चीज के लिए तो चाहिए। लाइक मेडिसिन पहले भी सिर्फ एक ही गोली हमें खाने के ही काम आती थी, उसको तो ऐसे नहीं खाने में घोल के सबको पिला रहे हैं, शरबत में भी पिला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, वो सिर्फ एक गोली हम डेली ले रहे थे, तो एक ही यूज था उसका। अब वो महंगी भी होगी तो हमें चाहिए ही चाहिए, मतलब इनइलास्टिक है, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेस है, तो इलास्टिक, और कम यूजेस है, एक यूज है तो इनइलास्टिक। पोस्टपोनिंग कंजप्शन, जिस चीज को पोस्टपोन किया जा सकता है, लाइक आज मान लो मूवी की टिकट्स काफी महंगी हो गई, प्लेन की टिकट्स काफी महंगी हो गई, बाहर घूमना बहुत महंगा हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग उसको पोस्टपोन भी तो कर सकते हो, 1-2 महीने बाद भी तो मूवी जा सकते हो, अगले साल भी तो घूमने जा सकते हो। तो जिस चीज को पोस्टपोन कर सकते हो तो वो क्या हुआ, इलास्टिक। वो महंगा हो रहा है तो आप मत घूमो, तो इलास्टिक। लेकिन
दवाई, मेडिसिन, उसको पोस्टपोन कर सकते हो क्या? आज तो गोली बहुत महंगी हो रही है बीपी की, कल से लेना, ऐसे थोड़ी इंसान ही मर जाएगा। कहने का मतलब जिसको पोस्टपोन नहीं कर सकते तो वो लेना ही लेना है, तो इनइलास्टिक। जिसको पोस्टपोन कर सकते हो इलास्टिक, जिसको पोस्टपोन नहीं कर सकते इनइलास्टिक। गाइस यहाँ पे हमारा प्राइस इलास्टिसिटी खत्म होता है, बहुत बड़ा था और थोड़ा सा मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसमें जाते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी में हमने प्राइस इलास्टिसिटी के सारे डिग्रीज देखी थी, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक, उनके शेप्स देखे। उसके बाद मैंने बताया कि प्राइस में फर्क आता है, तो जिस चीज पे वो इलास्टिक और प्राइस पे जिसमें फर्क नहीं आता वो इलास्टिक, वो बहुत सारे फैक्टर्स भी समझा दिए। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वहां पे आप लोग अपनी जनरल नॉलेज से ही कर सकते हो, मैंने काफी सारे समझा दिए। अब दूसरा आता है हमारा इलास्टिसिटी में इनकम इलास्टिसिटी। इनकम की वजह से जो डिमांड में चेंज आया, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी। अच्छा गाइस, एक बार इनकम इलास्टिसिटी स्टार्ट करने से पहले एक बात बतानी है मुझे, प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी कम होती है और प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी बढ़ती है। तो एक चीज कम हो रही है और एक चीज बढ़ रही है, तो एक चीज माइनस में जाएगी और एक चीज प्लस में जाएगी, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा ही नेगेटिव आता है। ठीक है, अब आते हैं इनकम इलास्टिसिटी में। इनकम बढ़ती है तो हम लोग ज्यादा कंजप्शन करते हैं, इनकम कम होती है तो हम कम कंजप्शन करते हैं, इसीलिए इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर पॉजिटिव इसलिए आएगा, इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ गई, इनकम कम हुई तो डिमांड कम हो गई। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिव ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज होने की वजह से। फॉर्मूला क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। वैसे यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड होना नहीं चाहिए था, लेकिन दिया हुआ था तो मैंने एग्जैक्ट उतारा है, तो इसके लिए थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि होना नहीं चाहिए था वैसे। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, जो सेम प्राइस में देखा था, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे निकलेगा? चेंज इन इनकम अपॉन ओरिजिनल इनकम। तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट लेके आई हूँ। देखो डी क्यू क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्यू क्या होता है? ओरिजिनल क्वांटिटी। उस साइड वाला उल्टा करते हैं, इसलिए चेंज इन, गाइस ये उल्टा हो गया है, ऊपर आएगा इनकम, नीचे आएगा चेंज इन इनकम। तो ये वाला फॉर्मूला वापस बता रही हूँ, डी क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई वाई अपॉन डी वाई, डी क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई वाई अपॉन डी वाई। उसको वाई इनकम वाले को अपोजिट कर लेना। यहाँ पे क्रक्स आता है हमारी इनकम इलास्टिसिटी, ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। 5 सीरियल्स है, ठीक है, नंबर है, सीरियल नंबर, और कुछ मेजर्स है और वर्बल डिस्क्रिप्शन है। ध्यान से सुनना, अगर कोई हमारा इनकम बढ़ रही है, एक पर्सन है पहले 10,000 रुपये कमाता था, आज वो 50,000 रुपये कमाता है, तो पहले वो 10,000 कमाता था, आज वो 50,000 कमाता है, तो जो पहले वो गंदी क्वालिटी का चीज यूज करता था वो कम करके आज वो अच्छी क्वालिटी का यूज करेगा, ये तो नॉर्मल से आप लोग जानते हो। तो इनकम बढ़ने पे हम लोग जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है वो गुड यूज करते हैं, बैड को हटाते हैं। तो जैसे इनकम बढ़ी तो हमारी इंफीरियर गुड जिसकी क्वालिटी गंदी होती है उसकी डिमांड कम हुई। इनकम बढ़ी लेकिन गंदी क्वालिटी की गुड्स की तो डिमांड कम हुई, तो नेगेटिव हुआ यहाँ पे। वहां पे देखो, इनकम बढ़ी तो हम लोगों ने गुड यूज किया, मतलब अच्छी क्वालिटी का यूज किया, तो बुरी क्वालिटी अपने आप ही कम हो गई। अगर इनकम कम होती है तो हमारे पास इतने पैसे बचते नहीं है, इसलिए हम लोग जो बेकार क्वालिटी का गुड्स होता है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इंफीरियर गुड्स के साथ नेगेटिव है, इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम, इनकम कम होती है तो डिमांड ज़्यादा। नेक्स्ट होता है जीरो डिमांड फॉर द कमोडिटी डज नॉट चेंज एज असेंशियल क्वालिटी। लाइक मान लो असेंशियल में आता है आपकी मेडिसिन, बीपी की गोली। पहले एक पर्सन है 10,000 कमाता था, उसकी मदर को एक बीपी की गोली डेली चाहिए होती थी, आज वो 50,000 भी कमाएगा तो भी मम्मी को तो एक ही गोली चाहिए होगी ना भाई। ऐसे थोड़ी 50,000 बेटा कमा रहा है तो 4 गोली मम्मी खा लेगी, इसलिए यहाँ पे इनइलास्टिक है। जीरो डिमांड फॉर द कमोडिटी डज नॉट चेंज, जीरो मतलब इनइलास्टिक, ये याद रखना। ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1, क्या था? ईडी इज लेस देन 1, क्योंकि जीरो से तो ज्यादा है लेकिन 1 से तो कम है। तो यहाँ पे होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स, ठीक है, यहाँ पे होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स, ठीक है। और इसने बोला डिमांड क्या होगा, यहाँ पे डिमांड
ज़्यादा चेंज कर रही है, कम चेंज कर रही है, इनकम ज़्यादा। लाइक मान लो, ध्यान से सुनना, एक पर्सन है जो पहले 10,000 रुपये कमाता था। 10,000 रुपये में से 8,000 वो अपनी नॉर्मल गुड्स में खर्च करता था। 10,000 रुपये में से 8,000 वो नॉर्मल गुड्स पे खर्च करता था। अभी उसकी इनकम एकदम से 50,000 हो गई, ठीक है। अब 50,000 हो गई, लेकिन अब एक बार बताओ, खाना तो पहले भी वो खाना ही खाता होगा ना, और अभी भी वो खाना खाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान कितना खा लेगा? 8,000 की जगह 15,000 रुपये खर्च कर लेगा। जो पहले 10,000 रुपये में से 8,000 खर्च करता था, 80% खर्च करता था, आज वही पर्सन 15,000 अमाउंट में तो बढ़ गया, 8 से 15 हो गया। लेकिन अगर मैं इनकम पे निकालूं तो इनकम हमारी 50,000 है, तो उस परसेंटेज में कम हो गया। तो ऐसे में हमारी क्या हुई? 15,000 अपॉन 50,000, तो 80 से 33% पे पहुंची। कहने का मतलब बड़ा तो सॉरी, लेकिन एक पर्सन कितना कंज्यूम कर लेगा ज्यादा? तो नॉर्मल गुड्स में 0 to 1 फॉल करता है, 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम, ठीक है। यूनिटरी बोलता है कई चीज ऐसी होती है कि मान लो बराबर चेंज करी, जितना पर्सन इनकम इंक्रीज करे उतनी क्वांटिटी इंक्रीज करे, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी। ग्रेटर देन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लग्जरी होता है। लग्जरी क्यों होता है? ध्यान से सुनना, एक पर्सन है 10,000 कमाता था और वो कूलर चलाता था और कूलर का बिल आता था 1,000, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे उसकी इनकम बढ़ी तो वो क्या होगा, नॉर्मल गुड्स के कंजप्शन तो थोड़ा ही बढ़ाएगा, या नहीं भी बढ़ाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी लग्जरी पे जाएगा। वो पहले वो सैमसंग का मोबाइल यूज करता था, अभी वो आईफोन यूज करेगा। पहले वो कूलर चलाता था, अभी वो एसी चलाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यूनिटरी, ग्रेटर देन 1, इलास्टिक डिमांड। लग्जरी इलास्टिक इसलिए होती है क्योंकि जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो जितना कमाता नहीं उससे ज़्यादा खर्च करने की सोचता है और वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ यूज़ करने की चाह करता है। जबकि लेस देन 1 मतलब 0 to 1 में फॉल इसलिए करता है नेसेसिटी, क्योंकि एक इंसान खाएगा तो कितना खाएगा। तो याद रखना, 3rd पॉइंट हमारा नेसेसिटी के लिए और 5th पॉइंट लग्जरी के लिए, और यूनिटरी कोई एक ऐसी चीज़ है जो बराबर चेंज कर रही। अब आता है हमारा 3rd, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस का मतलब होता है, यहाँ पे पॉजिटिव भी आंसर आ सकता है और नेगेटिव भी आंसर आ सकता है। ध्यान से सुनना, 2 गुड्स होते हैं हमारे क्रॉस, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ठीक है। लाइक टी एंड कॉफी, तो टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड बढ़ती है, ठीक है। टी की प्राइस बढ़ गई तो जो टी पीते थे अब वो टी नहीं पियेंगे, वो क्या पियेंगे, कॉफी पियेंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई। यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। टी की प्राइस बढ़ गई, कॉफी की डिमांड बढ़ गई, कॉफी की डिमांड बढ़ गई, टी की नहीं, क्योंकि टी वाले भी कॉफी में शिफ्ट हो गए। एक सब्स्टिट्यूट क्रॉस इलास्टिसिटी में एक गुड्स आता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो साथ में कंज्यूम किया जाते हैं, लाइक पेन और इंक। तो कोई चीज, कोई पेन है, मान लो वो महंगी हो गई, पेन महंगी हो गई तो पेन कम खरीदेंगे, तो उसकी इंक का क्या अचार डालेंगे क्या, तो इंक भी कम इंक की डिमांड कम हो गई, ठीक है। पेन महंगी हुई लेकिन इनकी डिमांड कम हो गई, तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है। लाइक कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो आप कम कार खरीद लोगे ना, तो यहाँ पे नेगेटिव हुआ। सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव। याद रखना, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव। तो रेस्पॉन्सिव ऑफ डिमांड चेंज टू इन एक मिनट वापस रीड मार रही हूँ। द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस इज रिलेटेड कमोडिटी। हमारी प्राइस में नहीं चेंज आया, अगर हमारी में ही आ जाता तो मैं प्राइस इलास्टिसिटी में ले लेती। रिलेटेड कमोडिटीज की प्राइस में चेंज आया इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रेस्पॉन्सिव ऑफ डिमांड। डिमांड में चेंज आया एक्स की, प्राइस में चेंज आया वाई की। डिमांड में चेंज आया एक्स की, प्राइस में चेंज आया वाई की। अगर एक्स और एक्स ही लेना था तो फिर प्राइस इलास्टिसिटी चला गया ना, क्रॉस में अंदर प्राइस, डिमांड मेरी प्राइस तेरी, डिमांड मेरी प्राइस तेरी, तो आ गया ईसी क्रॉस इलास्टिसिटी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। अब क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो सकती है। कमोडिटी एक्स इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी वाई। ध्यान से सुनना, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है जियो और वोडाफोन। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, जो काम जियो करेगा वही काम वोडाफोन करेगा। तो यहाँ पे हमारी डिमांड कितनी भी चेंज हो सकती है। जियो की प्राइस की वजह से वोडाफोन की बहुत डिमांड बढ़ सकती है, जियो की प्राइस कम होने से वोडाफोन की डिमांड बहुत कम हो सकती है। जियो महंगा हो जाएगा
तो क्या होगा, जियो कंज्यूम करने वाले सारे कहाँ जाएंगे, वोडाफोन, तो वोडाफोन की डिमांड बढ़ गई, जियो सस्ता हो गया, तो जो लोग पहले जियो वोडाफोन ले रहे थे वो भी जियो में आएंगे, तो जियो वोडाफोन की डिमांड कम हो गई। तो यहाँ पे पता नहीं चल सकता कितना कितना चेंज होगा, इसलिए बोलते हैं इसको इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो भी हो सकती है अगर एक्स और वाई नॉट रिलेटेड, लाइक शूज और पेन। शूज की डिमांड और पेन की डिमांड क्या रिलेटेड है क्या, पेन खरीदू नहीं खरीदू वो जूतों से कैसे पता चलेगा, तो इसमें जीरो है। क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव हो सकती है कॉम्प्लीमेंट्री में, जो मैंने आपको समझाया, कार पेट्रोल महंगा हो गया तो कार कम खरीदेंगे, और पॉजिटिव होगी सब्स्टिट्यूट में, जो यहाँ पे आया नहीं है वो भी एक बार ऐड कर लेना आप अपने नोट्स में। फोर्थ पॉइंट, पॉजिटिव कैसे होगी, अगर जियो महंगा हो गया तो हम लोग वोडाफोन खरीदेंगे, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है गाइस। आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं गाइस। आई होप काफी सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हुए और एग्जाम भी पास हैं, तो यहाँ पे रिवीजन नोट्स आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से मिल जाएंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक